नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो मैं टॉपिक है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो है मधुमेह। उसमें भी मैं आपको उसमें पे जिसे कहते हैं टाइप अगर देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2 या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, अगर ये दो अगर चीज़ें कहें। पहला तो किसी जो हर एक जो डॉक्टर से अलग अलग टर्म्स उसके लिए यूज़ करते हैं। एक करते हैं टाइप 1 या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़, जो बचपन से ही रहता है, जिसमें पैंक्रियाज में जो सेल्स है, बीटा सेल्स जो है, उसको वो जीरो रहना, उसका नहीं रहना, उसका ख़त्म हो जाना, किसी डिसीज़ के कारण ख़त्म हो जाना या बिल्कुल ही ना रहना बचपन से ही, वो आएगा टाइप 1 में। जिसके कारण से आपका जो शुगर है वो जिसे कहते हैं कि उसको ब्रेक करके आपके हर एक मसल्स को या सेल्स को या टिश्यू को पहुंचाना, ये उसका आगे का फंक्शन रहता है। किसी भी आपने खाना खा लिए, कुछ शुगर का खा लिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट वाला खा लिए, तो कार्बोहाइड्रेट ये टर्म्स आ गई, थोड़ा मेडिकल टर्म्स में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। शुगर मीन्स आप जनरल में ले सकते हो उसको, कोई भी मीठी चीज़ें। एक अगर सादे सिंपल भाषा में कहेंगे तो कोई भी मीठी चीज़ें आपने खा लिए तो उसको ब्रेक करना रहता है, और ब्रेक करके आपके पूरे शरीर को उसको पहुंचाना रहता है। सभी मीन्स नखशिकांत जिसे कहते हैं ना, कि सर से लेके पाँव तक आपके शरीर को पहुंचाना रहता है, अलग फॉर्म में। वो शुगर के फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको ब्रेक करके अलग फॉर्म में वो पहुंचाना रहता है। वो पहुंचाने का काम इंसुलिन द्वारा हो जाता है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये बिल्कुल ही नहीं रहता है, जीरो रहता है। उसमें फिर आपको अलग से इंसुलिन की इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उसका यूनिट रहता है, 10 यूनिट ले लिया आपने मॉर्निंग में या फिर 15 यूनिट ले लिए इवनिंग में, तो आपके शुगर के लेवल के हिसाब से उसका यूनिट निर्धारित करते हैं आपके फिजिशियन। हम उस तरफ ना जाते हुए, उसमें भी ट्रीटमेंट है आयुर्वेद की, ऐसा नहीं कि उसमें ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें भी ट्रीटमेंट है। उसमें भी आयुर्वेद का जो मेडिसिन है वो काम करता है, अच्छा काम करता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाए जाते हैं टाइप 2 के, टाइप 2 जिसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो इंसुलिन के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। वो डिपेंड रहते हैं ओरल मेडिसिन की, इसमें गोलियां खा रहे हैं, अलग अलग तरह की गोलियां रहती है उसमें। तो जो कोई खाने के पहले रहती है गोली, खाने के बाद वाली गोली रहती है, तो उस तरह की वो गोलियां रहती है। उसमें अलग अलग प्रकार है गोलियों की। हम उसमें भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक हो जाता है। हम जाएंगे कि आयुर्वेद के संदर्भ में इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद दवा लेते हुए हम अपने शुगर लेवल मेंटेन रख सकें। सभी को पता है 70 से लेके 110 तक mg/dl, इसका जो जिसे कहते हैं कि किस में नापते हैं इसको, तो mg/dl में। तो 70 to 110 mg/dl ये आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, और फिर लगभग 110 के आसपास से लेके तो 140 तक, 140 तक ये रहा आपका पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, जो आप 1.5 घंटे के बाद में नापते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद में नापते हैं। ये रहा आपका 2 प्रकार के टेस्ट, जिसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। और एक रहता है ग्लाइकोसाइलेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये एक प्रकार है उसका, जो आपका लगभग 3 से 4 महीने का आपके बॉडी के अंदर में शुगर की क्या रेंज रही है वो नापते हैं। इसका 7 जो यूनिट है, 7 ये नॉर्मल है। 7 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपकी जो शुगर है 3 महीने से 4 महीने तक की, ये आप कहना कि गड़बड़ है या फिर मेंटेन नहीं है, वो बताता है। तो ये ग्लाइकोसाइलेटेड एचबी में उसको नापते हैं। ये 2 मेजर अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, और एक रहा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये हम इसको एग्जैक्टली समझ पाते हैं कि आपके शरीर में किस तरह की शुगर रेंज बनी हुई है। इसमें सभी को पता है कि ये हेरिडेटरी भी रह सकता है, मम्मी को है, पिताजी को है, नाना नानी को है, या फिर मामा के फैमिली में है, जो हम मदर के फैमिली में कह सकते हो इसको, तो उसमें उनमें है, तो उस तरह की फिर इसकी चेन बनती रहती है हेरिडेटरी की। तो एक हेरिडेटरी चेन बनती है इसमें, या कोई डिसीज़ कारण भी ये जो शुगर लेवल है बढ़ सकती है।
जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान में शुगर बढ़ जाना उस तरह का, या कोई डिसीज़ में अभी हमने देखा है कि कोविड के केसेस में भी शुगर बढ़ रही थी। तो ये सभी है कि आपके कहीं ना कहीं पैंक्रियास का जो वर्क है, बीटा सेल का वर्क जो है, इंसुलिन का वर्क है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आपकी शुगर जो है ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही है, इस कारण से आपके ब्लड में शुगर बढ़ गई है। इसमें फिर अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, हाथ और पैरों में जो लास्ट के है फिंगर, हाथों और पैरों के फिंगर रहे, या फिर हाथ और पैरों में चिटिया चलने जैसा, या जिसे हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, या फिर नमनेस रहता है, सुनापन रहता है हाथ और पैरों में। उसमें अलग अलग टेस्ट करते हैं जो एग्जैक्ट देखते हैं कि कहाँ किस रीजन में आपके नमनेस आई हुई है। तो ये भी, इसकी भी एक अलग से टेस्ट रहती है। ये भी आपका जो है मेडिसिन से कवर हो सकता है, अगर आपने इसको पहले ही समझ लिया है, इसको आपको देर नहीं लगानी है। अगर आपकी जो विज़न है, ये विज़न प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं आप देख नहीं, 6x6 की विज़न रहती है कभी भी, हर एक व्यक्ति की नॉर्मल विज़न रहती है 6x6 की। 6 फुट का आपको अच्छे से दिख रहा है, आप पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, वो है 6x6 की विज़न। अगर डिस्टर्ब है तो आपको ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए, उनसे आप आँख की जांच करनी चाहिए। ये एकदम सादा सिंपल सा फंडा है। अगर आपको नज़दीक का 6 फुट का आपको नहीं देख पा रहे हैं आप प्रॉपर वे से, तो ये एक चीज़ें हो गई। आपके हाथ पैरों में जलन हो रही है, चिटिया चलने जैसा हो रहा है, सूनापन है, तो ये भी आपका एक अच्छा साइन नहीं है अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो। और एक है किडनी के हिसाब से अगर देखे जाए तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये एक आता है, जिसके कारण में कहीं ना कहीं यूरिन का जो एक्सक्रीशन होना है, बाहर निकलना यूरिन का, वो कहीं ना कहीं आपका कम होते जाएगा। 1500 ml से 1200, 1000, 700, 800, 600, 500, इस तरह से आपका अगर हो रहा है, आपका यूरिन पासवर्ड प्रॉपर नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी आपका एक साइन हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी की तरफ आप जा रहे हैं, उस तरह से आपका अभी रास्ता बन गया है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। किसी पेशेंट में पेट का डिस्टर्बेंस रहता है, गैसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनडाइजेशन रहता है, स्टूल इजीली पास नहीं होता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है, ये भी आपको चीज़ें समझनी चाहिए। किसी पेशेंट में डायबिटिक फूट अल्सर ये पाया जाता है, कॉम्प्लिकेशन में आता है, छोटा सा कहीं अल्सर हो गया और वो फोड़ा हो गया, कहीं कट हो गया, तो ये जल्दी ठीक नहीं होता है, ये वुंड जो है हील नहीं होती है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि मुझे शुगर की जांच करनी चाहिए। किसी पेशेंट में सडनली पता चल जाता है, कोई एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, या कहीं बाइक एक्सीडेंट कुछ भी हो गया है, या फिर कहीं लग गया, आपको कट हो गया, तो वो जो ज़ख़म है वो बैठ नहीं पाती है, तो उसमें फिर शुगर की जांच करने के बाद पता चल जाता है कि ये तो डायबिटिक पेशेंट है। उसके लिए फिर आपको एंटी डायबिटिक दवाई के साथ में ये फिर जो उनको हील करने वाली जो दवाई है वो चलानी पड़ती है साथ में, कुछ एंटीबायोटिक्स, तो फिर ये आपका ठीक हो जाता है। किसी में इसमें जो है जलों का अवचरण करना पड़ता है। जलों का मीन्स लीच, LEECH, आपने इसको लीच को डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा लीच क्या है। तो इसमें एक लीच थेरेपी भी रहती है, ब्लड जो है ब्लड का निकालना रहता है, ये भी रहता है। ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड है, या फिर वहाँ पे डेब्रीज है, कुछ डेड वहाँ पे टिश्यूज़ है जो अल्सर के आसपास में, क्योंकि ये अल्सर छोटा सा नहीं रहता है, फिर ये बढ़ते इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है। किसी में फुट का एम्पुटेशन भी करना पड़ता है, जिसको कहते हैं कि फुट को या फिर पैर के किसी हिस्से को काट डालना, परमानेंटली रिमूव कर देना। ये भी कॉम्प्लिकेशन में आते हैं आगे में, अगर ये आपका छोटे में इसको कवर नहीं किए तो। छोटा सा फुंसी रहती है, या छोटा सा फोड़ा रहता है, या छोटा सा कट रहता है, इसको आप तुरंत इसको ठीक नहीं करते तो ये फिर आगे जाके डायबिटिक फुट अल्सर के कंडीशन में बहुत बड़ा बन जाता है, और उसमें फिर इतना बड़ा हो जाता है, उतना इन्फेक्शन फैल जाता है कि आपका फिर वो जो फुट जो है या पैर जो है कट करना पड़ता है। तो ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। तो इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे, या फिर आप आपकी शुगर जो लेवल है, जो मैंने आपको 140 कहा है, डायबिटिक जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जो कहा है मैंने आपको कि 140 तक रहनी चाहिए। अगर ये इसको आप संभाल के नहीं रखते तो ये कॉम्प्लिकेशन आपके अलग अलग तरह के आते हैं। ब्लाइंडनेस तक भी आता है, रेटिना जो है वो नहीं रहता है बराबर, उसमें क्लॉटिंग आती है, उसका डीजनरेशन रहता है रेटिना का, तो उसमें फिर ब्लाइंडनेस आती है। बायलैटरल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वहाँ पे ऊजिंग है,
ब्लड का वहाँ पे ऊजिंग ब्लड वहाँ पे आ जाता है, रेटिना के आसपास में, मैकुला के आसपास में, जो पोस्टीरियर जो आई है उसमें फिर ब्लड आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसमें आपको अलग दूसरा कोई डिसीज़ है, किसी किसी को 2 डिसीज़ साथ में हो जाते हैं, शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी 2 साथ में हो जाते हैं, तो इसको आपको दोनों को संभालना रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, पूरा डिसीज़ किस तरह का है वो समझना है आपको, उसमें डाइट किस तरह लेनी है वो समझनी है। मीठा जितना आप अच्छे से अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सिंगल डे का विषय नहीं है, आज आपने मीठा नहीं खा लिया हो गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा आपको जब तक आपकी सांसें हैं तब तक का ही डिसीज़ है। ऐसा नहीं कि आज गोली खा ली ख़त्म हो गया, ऐसा विषय नहीं है, ये चलते रहने वाला विषय है। इसलिए आपको धैर्य के साथ में इस डिसीज़ से, इस शुगर लेवल से आपको बनाए रखना है कि मेरा ये शुगर लेवल है ये प्रॉपर मेंटेन रहे, 150 के आसपास रहे, ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये कॉम्प्लिकेशन तभी होते हैं जब आपका शुगर लेवल ये मेंटेन नहीं रहता है, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, जिनका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है, एचबी जो है वो 11 रहता है, 12 रहता है, 9 रहता है। तो ये अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट के लेवल आती है 11-12 ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का आना। तो आपको योगासन भी करना है, मेंटल ट्रेस जो है ये भी आपको एक ध्यान में रखना है कि ये आपका लेवल अच्छा रहे, मेंटल ट्रेस ना रहे। तो ये भी चीज़ें हैं कि शुगर लेवल बढ़ाने में काम करती है। मेंटल अगर ट्रेस आपको रहेगा तो जितना आप प्राणायाम की तरफ जाएंगे, ध्यान है, धारणा है, यम नियम आसन, ये सभी अष्टांग योग जो है, अष्टांग योग अभी जो योगा डे हो चुका है, 21 तारीख को हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, उसमें भी आपने देखा होगा। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फिर चलना फिरना भी बहुत कारगर होता है कि आप रोज़ाना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उसमें भी सही है कि आप 1.5-2 किलोमीटर जा रहे हैं आ रहे हैं, वो भी सही है। आपका वेट ना बढ़ पाए इसलिए भी आपको सोचना है कि आपको वेट को गेन नहीं करना है। अगर वेट गेन होता है तो वो अच्छी साइन नहीं है आपके लिए। तो वेट को मेंटेन रखना है, जितना आपका वेट हाइट के हिसाब से है उस तरह से आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि वो भी बढ़ ना पाए। आपको डाइजेशन का प्रॉपर ध्यान में रखना है, जितना फाइबर रिच डाइट आप लेते हैं उतना अच्छा है। आपको मैदे की चीज़ें, बेसन की चीज़ें, गुड़ के बनाई चीज़ें, दूध की चीज़ें ये नहीं लेना है, या फिर तले हुआ ज़्यादा या फिर कुछ बासी चीज़ें, इसको आपको अवॉइड करना है, ये नहीं लेना है। और दवाई में जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 10 नाम बता दूंगा आपको, लेकिन इसके बहुत आगे दवाइयाँ है, ये 10 नाम के आसपास नहीं जाएंगी, ये 100 के भी ऊपर जा सकते हैं। जैसा कि हरिद्रा है, आमल की है, विजय साल है, गुड़मार है, जामुन की फली है, जिसमें फिर करेला का बीज आता है, मेथी आता है, कुछ इसमें मधुमेहाब्र रस आता है, इसमें कुछ कंपनी जो है वो फिर अलग अलग तरह के कुछ प्रोडक्शन बनाते हैं, मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें कुछ कतक आता है, खदीर आता है, जिसको कतक खदीर आदि कषायम करके आता है, या फिर निशा कतक आदि कषायम करके आता है, काढ़ा आता है इसका निशा कतक आदि कषायम करके, या फिर निरूरी करके एक प्लांट है, निरूरी आदि गुलिका निरूरी है। ये नाम जो है शायद आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। तो कुछ साउथ की कंपनीज़ है इसको बनाती है। ये जो निरूरी आदि गुलिका है या फिर कतक खदीर आदि कषायम है, इसका भी आप अपने शुगर को मेंटेन करने में, कम करने में इसको आप रख सकते हैं। शिलाजित जैसा रसायन है, इसको आप ले सकते हैं। शिलाजत्वादी वटी आती है अलग से, शिलाजित आपको अच्छा चूज़ करना है। आपके जो नज़दीक के जो फिजिशियन है, जो आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर है, उनके पास आप जाके उनसे सलाह ले सकते हैं। आपको आँखों के लिए कुछ अगर चलाना है, सप्तामृत लोह जैसा, या फिर कोई घी चलाना है, त्रिफला घृत, या कुछ तर्पण करके रहता है, एक ट्रीटमेंट का पार्ट है तर्पण करके, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, हॉट है हो रहा है, आपका हाथ पैर में गर्माहट अगर महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी शीरबला एक शेक आवर्ती वाला कैप्सूल आता है, या फिर इसका घी भी आता है, इसको भी आप साथ में रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं, मैं इसको गिनती भी नहीं हो सकती इतनी दवाइयाँ है इसमें मधुमेह में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन बनी हुई है। इसीलिए आपके नज़दीक के जो भी एक्सपर्ट है उनके पास आप जाके इसको आप ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, और आप अपने शुगर को मेंटेन करना है।
मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस हुआ है। आपको डाइट भी साथ में रखनी है, नंबर 1 डाइट, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें है। कहीं कहीं पे आप अगर कोई फंक्शन में जाते हैं, वहीं पे कुछ मीठा खा लिए, नहीं एक दिन तो खाना था मुझे, तो एक बार ही तो खाया मैंने, हफ्ते में एक महीने में 2-3 बार तो खाता हूँ। तो इस तरह का एक्सक्यूजेस इसमें नहीं है, डिसीज़ में नहीं है। एक दिन खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा लड्डू था, थोड़ा रसगुल्ला ही खा लिया, गुलाब जामुन ही खा लिया, रबड़ी खा लिए, ये इस तरह का विषय इस डिसीज़ में बिल्कुल ही नहीं है। आपको कम्प्लीटली अवॉइड मीन्स अवॉइड ही है। जितना आप इसको अवॉइड करते हैं, जितना आप इसको परहेज़ रखते हैं, उतना आपकी शुगर लेवल ये मेंटेन रहेगी, कम रहेगी, 150 के नीचे रहेगी। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ खा लिए, यहाँ पे ये खा लिए, थोड़ा सा तो खा लिया, एकदम रसगुल्ला एक तो ले लिया रसगुल्ला, तो इस तरह के जो एक्सक्यूजेस है, ये इस डिसीज़ का विषय नहीं है। फिर ये अगर ये फिर बढ़ते रहेगा आपका शुगर लेवल, और ये फिर आपके जो बॉडीज़ पार्ट्स है, इसको कहीं ना कहीं तो भी ये हानि पहुंचाएगा। इसीलिए आपको परहेज़ बहुत अच्छा रखना है इसमें। प्राणायाम और एक्सरसाइज ये बहुत करनी है आपको, कि जो भी आपके नज़दीक के जो योगा के एक्सपर्ट है, उनके पास जाके आप प्राणायाम एक प्रॉपर वे से करना है। इसमें मयूरासन एक मैं बता रहा हूँ आपको कि मयूरासन है, ये भी इसमें अच्छा कार्य करता है। अर्ध मसेंद्रासन है, ये अच्छा इसमें रोल है इसका। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसका रोल है। आपकी नींद का प्रॉपर रहना, ये आपको एकदम सही करना है। मैंने नींद के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी आपको देखना है कि क्या सच में क्या नींद सही है या किस तरह नींद लेनी है, ये भी है। तो ये नींद का भी रहेगा। और फिर मेडिसिन, ये सभी चीज़ें अगर आप साथ में रखते हैं, आहार का, विहार का और चिकित्सा का, ये अगर आप तीनों साथ में चलाते हैं, तो आपका शुगर लेवल 150 के पास ही रहने वाला है। इस 150 के ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आपको धैर्य से इसको रखना है, और आपके जो भी नज़दीक के फिजिशियन है, उनको आप लगे रहना है कि मेरा शुगर लेवल ये मेरे आखिरी सांस तक मुझे 150 रखना है। इसमें कोई ट्रीटमेंट भी आती है कि कभी वमन करवा ले, विरेचन करवा ले, बस्ती करवा ले, ये अलग से एक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा की, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। कुछ इसमें मदन फल है, जिमूतक है, इश्वाकू है, तो ये तरह के जो दवाइयाँ है, ये दवाई से फिर वमन करवाते हैं। तो अलग अलग आप अपने हिसाब से इसको, आपके नज़दीक के प्रैक्टिशनर इसको यूज़ करते हैं, आप इसको करा सकते हैं। तो ये सभी बहुत शॉर्ट में मुझे लगता है कि मुझे आपको लगा कि ये आपको बताना चाहिए, तो मैं ये आपको बता रहा था। तो आप इसको अच्छे से समझिए, डिसीज़ को समझिए, और आप इसमें फिर कोई अगर क्वेरी रही, आपको कुछ क्वेश्चनिंग रहा, कुछ आपको डाउट फील हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। और इसको लाइक और शेयर करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा। उसमें फिर मैं आपको नई नई बातें बताते रहूँगा, आपके डिसीज़ के हिसाब से किस तरह आप इसको काबू में कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।